बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कर रहे थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो आप में से ज़्यादातर लोग हैं उनका मानना ये था कि जो वो प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा था वो समझ में ही नहीं आ पा रही है। तो मैंने सोचा था कि पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम कराऊंगा, उसके बाद लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं ना इस बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ, ये बुक आप ले सकते हो एचसी वर्क। इनफैक्ट कोई भी आएगा, मुझे लग रहा है मेरी वजह फिजिक्स में वो यही फॉलो कराएगा एचसी वर्क, बिकॉज बेसिक फिजिक्स के लिए, कंसेप्ट के लिए और इवन न्यूमेरिकल था, इससे बेटर बुक नहीं है। हाँ, एडवांस में तुम्हें लगाने के कंसेप्ट तक के लिए तो एडवांस के लिए भी यही कंसेप्ट है, बस प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैंने तुम्हें बोला कि कोई एक बुक खरीद लेना, या तो आशीष अरोरा या बीएम शर्मा या अनुराग मिश्रा या डीसी पांडे, इन चारों में से कोई एक बुक लेना, उसकी प्रॉब्लम लगाओ एडवांस के लिए। बट जी मेंस के लिए और नीट के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है ना, जी मेंस और नीट अगर ये कंप्लीट कर लेते हो तो जी मेंस और नीट तो मतलब तुम मोस्ट ऑफ द पार्ट फिजिक्स का कर ही लोगे, ठीक है। तो मैं इसी से प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ तुम्हें, जैसे इसमें एक प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव में, that two objects A and B are thrown simultaneously with the same speed, है ना। दो ऑब्जेक्ट हैं A, B, दोनों को साइमल्टेनियसली ऊपर हम थ्रो कर रहे हैं विद द सेम स्पीड, u दोनों के लिए सेम है, ua इक्वल टू ub, इनिशियल जो दोनों की स्पीड है वो सेम है। The mass of A is greater than mass of B. MA is greater than MB. MA is greater than MB. A का मास B से ज्यादा है। Suppose the air exerts a constant and equal force of resistance on the two bodies. Air resistance जो लग रहा है वो दोनों bodies पे बराबर है। तो अगर पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस है एफ ए मान लो, दिस एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये दोनों पे बराबर है। नाउ फोर ऑप्शंस आर गिवन, द टू बॉडीज विल रीच द सेम हाइट, मतलब दोनों एक ही हाइट तक ऊपर जाएंगे, यानी एच ए इक्वल टू एच बी, पहला ऑप्शन एच ए इक्वल टू एच बी। नोट करो, ए विल गो हायर देन बी, एच ए इज ग्रेटर देन एच बी, दूसरा ऑप्शन एच ए इज ग्रेटर देन एच बी, तीसरा ऑप्शन है एच बी इज लेस देन एच ए इज लेस देन एच बी, और चौथा ऑप्शन है एनीथिंग कैन हैपन डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, ठीक है। अच्छा, यही तीन ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है और क्यों लग रहा है? देखो, ये ऑब्जेक्ट ए है ना, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसमें टोटल फोर्स कौन कौन सा है? mg डाउनवर्ड लग रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ग्रेविटी की वजह से, है ना। और एयर रेजिस्टेंस भी इधर यही लग रहा है, एफ ए, है ना। और ये क्या ऊपर रहा है, जबकि टोटल फोर्स जो लग रहा है नीचे लग रहा है। टोटल फोर्स कितना है? और MAG प्लस MA, तो टोटल फोर्स एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? MAG प्लस FA अपॉन मास ऑफ ए, ये इसका एक्सीलरेशन हो गया। तो व्हाट्स द
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर इसको u स्पीड से तुम ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा, ये डिसीलरेट होगा, है ना। जैसे कि अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका जाए, क्योंकि g डाउनवर्ड है सो वो डिसीलरेट होगा, है ना। तो सेम चीज है यहाँ पे, एक्सीलरेशन बढ़ गया है g से कुछ ज्यादा, और वो कितना हो गया है, दैट इज इक्वल टू g प्लस fa अपॉन ma। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट a एक्सीलरेशन फॉर b, b के लिए कितना हो जाएगा, सेम, दोनों सेम है, mg भी नीचे है और एयर रेजिस्टेंस भी, है ना। तो वो कितना आएगा, g प्लस fa अपॉन mb। अच्छा एक बताओ, अब ये दोनों एक्सीलरेशन a का और b का दोनों सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है ना, क्योंकि दोनों के मास डिफरेंट है। और कौन सा वाला ज्यादा होगा, b वाला ज्यादा होगा, इसका मास कम है, सो इसका मतलब है AB इज ग्रेटर देन AA। B का जो एक्सीलरेशन है वो A से ज्यादा होगा। तो पता U सेम है ना, इनिशियल स्पीड, तो कौन ऊपर जाएगा, कैसे निकालोगे, देखो एक तो फॉर्मूला होता है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब u गिवन b को मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के जाकर 0 हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब s कितना आ गया, u स्क्वायर अपॉन 2a। u दोनों के लिए सेम है, a के लिए भी b के लिए भी। a किसका ज्यादा है, b का, तो s किसकी ज्यादा आएगी, a की, है ना। सो sa इज ग्रेटर देन sb। ये समझ में आया या नहीं आया, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, दूसरा ऑप्शन ठीक है, a ऊपर जाएगा, b के कम करिए तो, क्योंकि दोनों पे फोर्स एयर का बराबर, लेकिन क्योंकि मास में डिफरेंस था इसलिए उनके एक्सीलरेशन में भी डिफरेंस आ गया, और जिसका एक्सीलरेशन कम रहता है वो ज्यादा ऊपर जाता है। ये मतलब वैसे भी समझने की बात है, जिसको ज्यादा फोर्स से खींचा जा रहा है, यानी जिसका नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ज्यादा है, यानी इसको नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स से खींचा जा रहा था, तो सीधा सा वो कम हाइट पे खींचा पाएगा। जिस पे नीचे की तरफ फोर्स कम था वो अपने आप ऊपर जाएगा, है ना। ये क्लियर है ना। ये दूसरा कराता हूं, तुम लोग ने ये बुक ले लो, ये वाली सारे प्रॉब्लम इसी से करेंगे। मतलब थोड़ी सी लेवल उसका ज्यादा होगा, आज हमें मैं आऊंगा उन पे आऊंगा। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, है ना, तुम अपने माइंड में उसका इमेजिनेशन करना क्या होगा। और स्मूथ वेज, मतलब वो ट्रायंगुलर टाइप से जो बना देते हैं ना, वो वेज बोलते हैं उसको, है ना। तो स्मूथ वेज इज फिटेड इन ए चैम्बर हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सीलिंग। एक कमरे की छत से कोई डोरी लटकी हुई है, उस पर कोई एक बॉक्स है वो लटक रहा है, और उस बॉक्स में ये रखा हुआ है ना। कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई, ये सीलिंग है, ये स्ट्रिंग थी, ये बॉक्स है, और बॉक्स में ये वेज है ना, इस तरह की कंडीशन। Then a block B is placed at the top of the wedge. यहाँ पे एक B ब्लॉक रख दिया गया, B, है? ये इस तरह से एक ब्लॉक रख दिया, and it takes a time t to slide down the length of the wedge. ये यहाँ से यहाँ तक आने में, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये t टाइम है, ठीक है।
if the block is placed at the top of the wedge, वहीं रखा रहे, and the cable supporting the chamber is broken at the same instant, वो ऊपर रखा था तभी, जैसे ही हमने उसे ऊपर रखा तो नीचे खिसक गया था, लेकिन हमने जैसे ही ऊपर रखा वैसे ही वो सीलिंग से जो रस्सी थी ना वो टूट गई। तो वो पूछ रहे क्या होना चाहिए। चार ऑप्शन है। पहला, ब्लॉक विल टेक ए लॉन्गर टाइम देन टी, यानी अगर हम उसका दूसरी केस में टाइम मान लें तो पहला ऑप्शन हुआ टी प्राइम इज ग्रेटर देन टी, दूसरा है टी प्राइम इज लेस देन टी, तीसरा है टी प्राइम इज इक्वल टू टी, और चौथा है इट विल नॉट स्लाइड, इट विल नॉट स्लाइड, वहीं के वहीं बैठा रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? प्रॉब्लम समझ में आएगी नहीं आएगी कि ये छत से एक बॉक्स लटका हुआ था, इसमें एक वेज था, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ था। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता, अगर हम ब्लॉक को यहाँ रखते तो वो इसमें फिसल के नीचे आता। क्यों? क्योंकि ब्लॉक का अगर हम देखें एफ वीडियो ना फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसमें क्या है, एक फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड और दूसरा लग रहा है नॉर्मल रिडक्शन, है ना? दो ही फोर्स थे केवल, ये एंगल थीटा था, तो ये जो एंगल आएगा ये भी थीटा होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में mg cos थीटा n पे इक्वल था, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं थी। बट इस डायरेक्शन में ये अलोंग द वेज इसका कंपोनेंट कितना होगा, mg sin थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है तो sin थीटा हो जाएगा इधर। mg sin थीटा जब फोर्स लग रहा है यानी इधर एक g sin थीटा एक्सीलरेशन, है ना? अब एक्सीलरेशन होगा तो सीधा जाएगा खिसक के नीचे आना ही है, तो पहले केस में तो ये होगा। अब वो दूसरे केस में बोल रहा है कि ये जो रस्सी से बंधा हुआ था, जैसे ही हमने यार इसको रखा ये रस्सी टूट गई, तो अब इस केस में क्या होगा, वो नीचे आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा ये बताओ पहले। स्यूडो फोर्स पढ़ाई है मैंने, है ना? फर्स्ट लेक्चर में मैंने स्यूडो फोर्स पढ़ाया था। जो भी एक्सीलरेटेड फ्रेम होता है उसमें अगर हमें किसी पार्टिकल की स्टडी करनी है मोशन की, देन वी ऑलवेज अज्यूम अ स्यूडो फोर्स, है ना? कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें अगर हम किसी पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसमें एक स्यूडो फोर्स अज्यूम करते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो बॉक्स था ये नीचे आ रहा है जी एक्सीलरेशन से, है ना? क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, रस्सी काट गई तो अपने आप जी एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहा है। जी एक्सीलरेशन से अगर नीचे गिर रहा है इसका मतलब है हमें अब जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसी भी पार्टिकल का इस में, तो हम क्योंकि नीचे आ रहा है तो एक ऊपर की डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लेंगे, है ना? और फिर उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो अच्छा, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस फ्रेम में फोर्स mg नीचे लग रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, है ना? और स्यूडो फोर्स कितना लगेगा? स्यूडो फोर्स कितना लगेगा? तो g से नीचे आ रहा है तो कितना बताया था तुम्हें, मास टाइम्स जिस एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट जिस एक्सीलरेशन से फ्रेम नीचे आ रहा है। फ्रेम किस एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है? g से। तो अपोजिट डायरेक्शन में m into g फोर्स लगा देंगे। अपोजिट डायरेक्शन क्या है इसके नीचे आने के, है ना? और रिएक्शन क्या हो रही होगी, मान लो ये n होगी, तीन ही फोर्स हैं इसमें, है ना? अब एक बात बताओ, ये mg है, ये भी mg है, तो कुछ बचा ही नहीं। n भी इस केस में 0 हो रहा होगा, इनका रिएक्शन भी नहीं लग रही होगी। अब टोटल फोर्स 0 हो गया, mg बराबर हो गए। तो जब फोर्स ही नहीं है, कोई कंपोनेंट ही नहीं है उधर, तो एक्सीलरेट कैसे करेगा वो एक्सीलरेट करेगा ही नहीं, वहीं के वहीं बैठा रहेगा वो। तो यानी वो तीनों ऑप्शन जो पहले लिखे हैं वो नहीं होंगे, इट विल नॉट स्लाइड। चौथा ऑप्शन सही है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब थोड़ा देखो,
फोर्स ही नहीं होता बेटा, ये पता mg दोनों बराबर हो गए, n कहीं कोई फोर्स ही नहीं बेटा, यानी n लग ही नहीं रहा होगा, टोटल फोर्स तो जीरो होनी चाहिए ना किसी पे, अगर इक्विलिब्रियम में है तो लग ही नहीं रहा है उसको कोई भी फोर्स, पहले लग रहा था पहले वाले कंडीशन में, वो नीचे आ रहा था तो उसका जो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट था वो n को बराबर कर ले रहा था वर्टिकल डायरेक्शन, तो जब फोर्स नहीं लगा तो मूव करेगा तो मूव करता रहेगा, फोर्स नहीं लगा तो मूव करेगा मूव ही करता रहेगा, वही तो मैं बोल रहा हूं, टोटल फोर्स जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन भी तो जीरो हो जाएगा, हमने रखा तब उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, जीरो, यानी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही आएगा, है ना, अगर हम उसे तब उसे धक्का दे देते u वेलोसिटी से, u स्पीड से, तो वो नीचे गिरता रहता, कांस्टेंट स्पीड से गिरता रहता, मैं बोल रहा हूं ये assumption ये है कि जैसे ही हमने पार्टिकल को वहां रखा ऊपर वैसे ही रस्सी टूट गई, तो हम उसे कुछ स्पीड दे ही नहीं पाए, तो दे नहीं पाए तो सीधा जाएगा वो जहां बैठा था वहीं बैठा रहेगा, ठीक है ना, इसीलिए कह रहा हूं ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये थोड़ी सोचने वाली प्रॉब्लम्स हैं, इनको जाके तुम अपने आप से करो तो जो तुम एमसीक्यू वगैरह आते हैं ना नीट में और उसमें लगभग आधे कर पाओगे, यह करने के बाद आधे आराम से कर लो, और अगर इसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो मुझे नहीं लग रहा कि नीट और जी मेंस के क्वेश्चन तुमसे छूटेंगे। एक बीसी पांडे मिल जाएगी ना, समतान मार्केट में पूछ लेना, थोड़ा सा ही आगे समतान मार्केट बीसी पांडे मिल जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में दे रखा है इसके सेकंड, the force exerted by the floor of an elevator, elevator मतलब lift है ना, the force exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing there is more than the weight of the person if the elevator is, वो कह रहा है एक एलिवेटर है और यहाँ पे कोई पर्सन है ना, अब पूछा ये गया है कि इसका वेट, यहाँ अगर कोई मान लो वे मशीन रखी होती, वेट मशीन नीचे, तो वेट मशीन जो है इसका वेट कब ज्यादा बताएगी नॉर्मल फोर्स से, चार कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन क्या है, गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, पहली कंडीशन लिख रहा हूं, गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, दूसरी कंडीशन है गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, दूसरी कंडीशन है गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, स्पीड भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है, तीसरी कंडीशन है गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, और चौथी कंडीशन है गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, ठीक है, समझ में आ रही है ना क्या क्या बोला हुआ है, चार कंडीशन है, और ये बताना कि किस कंडीशन में उसका वेट नॉर्मल वेट से ज्यादा होगा, नहीं ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, सोचो क्या होना चाहिए, देखो वेट कब बढ़ता है, अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, mg नीचे है ना, और रिएक्शन ऊपर है
n कब बढ़ेगी? जबकि एक स्यूडो फोर्स लगे इधर, है ना, तभी तो n बढ़ेगा, और n बढ़ेगा तभी उसको मास लगेगा कि ज्यादा हो गया, है ना। तो n के बढ़ने के लिए स्यूडो फोर्स नीचे लगना, है ना। और स्यूडो फोर्स नीचे लगने का मतलब ये है कि ये जो बॉक्स है इसका एक्सीलरेशन ऊपर होना चाहिए, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन ऊपर कैसे हो सकता है? देखो, एक तो ऊपर जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब फोर्स ऊपर की तरफ है, यानी एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ। तो ये तो स्पीडिंग अप, गोइंग अप, ये ठीक है। और कौन सा ठीक हो सकता है? और कौन सा ठीक हो सकता है? गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का मतलब क्या है कि उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा, तभी तो धीमे होते जाएगा ना, है ना। अब धीमे तब हो रहा है जब ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर फोर्स लग रहा है मतलब इस केस में भी एक्सीलरेशन ऊपर है। बाकी दोनों केसेस में तुम देखोगे तो एक्सीलरेशन नीचे है, यानी बाकी जो दो केस हैं उनमें वो वेट कम फील करेगा, यानी ये जो दूसरा और तीसरा केस था, इस केस में उसका जो n है वो बढ़ जाएगा, और इसका मतलब उसे जो अपना वेट है बढ़ा हुआ है। ये क्लियर है? अच्छा ठीक है, चलो एक इसकी प्रॉब्लम करते हैं हम। सॉल्व में से 10, मतलब मैं बहुत धीमे धीमे बढ़ा रहा हूँ ये यहाँ तक, अगर तुम लोगों की समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, तो धीमे धीमे दिखाऊंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखें, क्योंकि कल तुम में से किसी की भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि एफ बनाने के बाद इक्वेशन कैसे लिखी जा रही है ना, वो मैं बताऊंगा। एक इसमें 10th प्रॉब्लम है, ये है ये कुछ इस तरह का सिस्टम है, ये स्प्रिंग है, यहाँ बीच में मास रखा हुआ है, फिर एक दूसरी स्प्रिंग है, ठीक है। इसका मास m है, ये ब्लॉक का, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, ठीक है। अब क्या किया है, इसको एक साइड राइट में बढ़ा दिया ब्लॉक को, और फिर छोड़ दिया। तो जिस इंस्टेंट पे छोड़ा उस इंस्टेंट पे इसका एक्सीलरेशन निकालना कितना होगा, जिस इंस्टेंट पे उसको दबा के छोड़ा गया। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? हमने m को राइट डायरेक्शन में खिसकाया फोर्स लगा के कुछ, और फिर उसको उस इंस्टेंट पे छोड़ दिया। तो जिस इंस्टेंट पे छोड़ा गया उस इंस्टेंट पे बताना है उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। हाँ, x डिस्टेंस से किसका दिया है, ठीक है। ये हमने इसको ब्लॉक को यहाँ से यहाँ कर दिया, ये डिस्टेंस हो गई है x। तो एक्सीलरेशन निकालना है। फिर से वही करेंगे, एट दैट इंस्टेंट फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसमें फोर्स कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में रिएक्टेंट, उसको ma के बराबर रख लेंगे, निकाल लेंगे एक्सीलरेशन। तो एक बात कहो, इसको जब कंप्रेस करोगे तो ये क्या करेगी, इस पे एक फोर्स लगाएगी इधर अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर K2 की वजह से F2 लग रहा है, वो कितना होगा, KF, K2F इन द लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। अब ये स्ट्रेच हो गई X, जब इसको खींचोगे तो ये क्या करेगी, ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि ये F1 लगा लिया, कितना
पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, इसलिए मैं केवल डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेफ्ट डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर ये m था तो इसमें फोर्स क्या है, F1 F2 एंड m, यही है ना। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं, क्योंकि ये उस पे ही आगे पीछे की तरफ, तो ये तो बराबर हो गया यानी इक्वल टू mg। तो जो फोर्स बचा वो कितना बचा, F1 प्लस F2 इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो टोटल फोर्स इक्वल टू ma लिख दो। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ma इक्वल टू F1 प्लस F2, so a इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन m, तो k1 प्लस k2 s अपॉन m इन द x डायरेक्शन, है ना। तो व्हाट्स लेफ्ट, ओके। ये जितनी भी वेलोसिटी हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। ये समझ में आ पा रहा है, आ रहा है ना? यस सर। अब इसका एक आगे वाला प्रोडक्ट देते हैं, उसके बाद थोड़ा एक हार्ड सा लेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे। इसमें क्या है, ये सरफेस है, यहाँ एक बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है और इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है, ये A है, ये B है ना। और हम क्या कर रहे हैं, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं A पे। ये 5 किलो का है, ये ब्लॉक B पे A का जो वेट मास है वो 5 kg है और इस पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो है 10 न्यूटन इधर, है ना। अब क्वेश्चन में पता पूछा गया क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर इस ब्लॉक की, ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है ब्लॉक की लेंथ। अब क्वेश्चन में पूछा है हमें वो टाइम बताना है जिसमें कि ये ब्लॉक बी, ब्लॉक इधर नहीं इधर, हमें वो टाइम बताना है जब ब्लॉक बी नीचे गिर जाए, है ना। कितने टाइम में ब्लॉक बी नीचे गिर जाए, कैसे निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ए का अलग बी का अलग, बी का बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ए का बना लेंगे तो चीज से निकल जाएगा। बी का मास क्या, बी का नहीं दे रहा, जरूरत नहीं पड़ेगी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, ए का mg यानी 5g, 5g नीचे n ऊपर की डायरेक्शन, 10n इधर, तो वर्टिकल में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो n इज इक्वल टू 5g, रिएक्शन जो होगी केवल वो 50 न्यूटन होगी, है ना। हॉरिजॉन्टल मोशन में रिएक्टेंट फोर्स है ये, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ma लिख देंगे तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, है ना। तो ये फोर्स जो था तो 10n इक्वल टू ma, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं इसकी। m भी लो 5 kg, तो a कितना हो गया 10/5 टू 2 मीटर पर सेकंड, ये इस वाले का एक्सीलरेशन हो गया। अच्छा अब तुम देख रहे हो कि ये दोनों एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इस पे कोई फोर्स नहीं होगा,
हॉरिजॉन्टल। इसमें बी पे क्या है, एन है, एन प्राइम लिख दो और एम बी जी, है ना, इतना ही तो लग रहा है बी पे। तो एक तो जो पहला वाला ब्लॉक है ए, उसकी वजह से रिएक्शन लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन, एन प्राइम लिख दिया हमने वो, और इसकी वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से लगेगा, वो दोनों लग रहे हैं, है ना। वो तब तक इक्वल रहेंगे जब तक वो उसके ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक। जैसे ब्लॉक निकलेगा केवल जी रह जाएगा उसमें, है ना, एम, तो वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जब तक रखा हुआ है तब तक दोनों बराबर। अब इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये इसके नीचे से खिसकता जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, ये 20 सेंटीमीटर जब इधर खिसक आएगा तो ये नीचे गिर जाएगा भी, है ना। सो हमें क्या करना है, ए को 20 सेंटीमीटर चलने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में बी गिर जाएगा नीचे। तो कितना टाइम लगेगा ए को 20 सेंटीमीटर चलने में, ए को 20 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम चलेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ए पता है तुम्हें, u इनिशियली 0 होगा, निकाल सकते हो, s गिवन है 20 सेंटीमीटर, t निकालना है तुम्हें, कितना आएगा निकालना, ये आ रहा होगा 0.45 लेके आ रहा होगा, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, यहाँ तक तो तुम्हें आते हैं ज्यादा अंडर रूट 0.2, इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.45 ही आएगा, है ना, क्योंकि जितने भी एक से नीचे के अंडर रूट लेते हैं वो उससे ज्यादा ही आ रहे होते हैं, 0.9 से ऊपर के, है ना, एक के नीचे मतलब पॉइंट में जितने भी अंडर रूट लेते हैं वो उससे ज्यादा ही आ रहे होते हैं, 0.45 का स्क्वायर करोगे तो वो 0.2 ही आएगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ रहा होगा, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.45 सेकंड और t इक्वल टू 0.2 स्क्वायर सेकंड। ये आ गया होगा सभी का, है ना, ठीक है। एक प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम 15, ठीक है। A person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator। वो जो प्रॉब्लम थी ना कुछ वैसी ही है, एलिवेटर में एक वेइंग मशीन रखी है, उसमें एक आदमी खड़ा हुआ है, The elevator starts going up with some acceleration। वो एक एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है एलिवेटर, मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए a 0 हो जाता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, फिर आगे फाइनली डिसेलरेट्स टू स्टॉप, फिर डिसेलरेशन स्टार्ट हो जाता है और रुक जाती है ना। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट रिकॉर्डेड on the weighing machine are 72 kg and 62 kg। जो मैक्सिमम और मिनिमम वेट आ रहे थे weighing machine में वो 60 kg और 72 kg आ रहे। Assuming that the magnitudes of the acceleration and deceleration are same, ये मान लिया गया कि अगर a acceleration से ऊपर जा रही थी तो b acceleration से नीचे, है ना, b acceleration वो a से ही होगी। Find the true weight of the person and the magnitude of the acceleration। आप लोगों को क्या निकालना है, a निकालना है और मास निकालना है पर्सन, ठीक है। दो काम करने हैं, प्रॉब्लम को यहाँ पे
देख लेते हैं क्या है। अगर आपको ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना आता है, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो इसकी। वो जो लग रही होती है ना टेढ़ी मेढ़ी सी पुली पुली, सारी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये लिफ्ट है, यहाँ एक वेट मशीन लगी हुई है, ये इस पे आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, ये के एक्सीलरेशन से ऊपर गई कुछ देर और कुछ देर डी एक्सीलरेट भी हुई है ना। तो हम पहले वो केस कंसीडर करेंगे जिसमें ये एक्सीलरेट हुई ऊपर जा रही है। जब ऊपर जा रही थी तो इस पर्सन पे जो फोर्स लग रहे थे वो देखो कितने लग रहे थे। जब ऊपर जा रही है ए एक्सीलरेशन से, पहला तो सीधो फोर्स लगा दो ताकि आगे गलती ना हो। एम ए है ना, और क्या लग रहा है, वेट लग रहा है एम जी, और क्या है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और ये ऊपर जा रही है ना। ठीक है ना यहां तक। तो क्या हो गया इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, रिएक्टेंट फोर्स निकालो। रिएक्टेंट फोर्स कितना है, एन माइनस एम जी माइनस एम ए। ये रिएक्टेंट हो गया। तो ऊपर भाई ऊपर जा रही है तो हमें सीधा था ऊपर वाले को ज्यादा मान के चलना है, पॉजिटिव मान ऊपर वाले में से नीचे करना है। ठीक है, प्लस एम ए यही रहेगा भाई। अगर हम स्यूडो फोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सीलरेटेड फ्रेम की बात, सॉरी एक्सीलरेटेड फ्रेम की बात हो रही है। एक्सीलरेटेड फ्रेम में क्या हो रहा है, जो उसका जो एक्सीलरेशन है एम, जो इंसान जो भी खड़ा हुआ है वेइंग मशीन पे, उसका एक्सीलरेशन उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो जीरो ही है ना, वो तो रेस्ट पे ही है उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो एन कितनी हो गई, एम जी प्लस एम ए। और ऐसे ही दूसरे केस में कंसीडर करो, और ये एन कितनी है 72 किलो, 72 किलो है ना, एम जी प्लस एम। अब दूसरा केस कंसीडर करेंगे जब वो डिसीलरेट हो रहा है, यानी कि ए नीचे की तरफ है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ तो स्यूडो फोर्स हो गया, मास नीचे की तरफ एम जी और रिएक्शन एन। तो इस केस में क्या हो गया, एन इक्वल्स टू एम ए माइनस ये हो जाएगा एम जी इक्वल्स टू एन प्लस एम ए। एन इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। ये कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, कितना है 60 दे रखा है। ठीक है, ये 60 दे रखा है आपको। तो ये ए निकल आएगा ना यहाँ से, है ना, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, ए निकल आएगा। ए निकल आएगा तो एम भी निकाल सकते हो, है ना। अब मान लो मैं इसको घटा दूं तो ये कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल होगा, ये कितना हो गया 12 इक्वल्स टू 2m a। क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, है ना। तो ये कितना आ गया 12/2m, 6/m। अब इस वैल्यू को उसमें रखोगे एक को तो m निकल आएगा तुम्हारा। एक्चुअल मास कितना था भाई, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, a और m, दोनों निकाल सकते हो तुम इससे। निकाल लो या निकाल लोगे, निकाल के बताओ कितना आ रहा है, आंसर बता दे रहा हूं कितना आना चाहिए। वेट आ रहा होगा 66 kg, एक्सीलरेशन आ रहा होगा 0.9, निकालो।
वेट आ रहा है 66, मास वेट नहीं मास बोलेंगे एम। एम 66 kg आ रहा है। क्या निकल रहा है? फाइंड द ट्रू वेट। हाँ ट्रू वेट ही निकल रहा है, वेट ही निकल रहा है 66 kg, मास 6.6 है, ट्रू वेट आ रहा है 66। ठीक आ गया ना? एक्सीलरेशन 0.9 आ रहा है ना ये सबका? तो बेटा फर्स्ट रो में आ रहा है ना तुम्हारा ये वाला आंसर, है ना? तो यहाँ तक मैं मान सकता हूँ कि यहाँ तक तो क्लियर है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? अब थोड़ी एक हार्ड प्रॉब्लम सी लेते हैं, थोड़ी ये वाली लेते हैं। हाँ इससे नेक्स्ट वाली सब ये एक प्रॉब्लम है। देखो ये करोगे ना तो और थोड़ा आगे मतलब जाओगे, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा 2-4 प्रॉब्लम और करोगे इससे ये पूरी खत्म ही हो जाएगी। बाकी जो प्रॉब्लम छूट जाएगी वो तुम अपने आप घर पे जाके करना, और जो नहीं निकलेगी जो तुम्हारी अटका है बात है नहीं बेटा। ये फिर से एक एलिवेटर है। एलिवेटर आते ही ना समझ जाया करो स्यूडो फोर्स की प्रॉब्लम है ना? इसमें क्या है, एक स्प्रिंग लगी हुई है, वेट मशीन है ये, है ना? वो देखे ना, वो हाथ से लटका के भी वेट करते हैं ना, स्प्रिंग वेलेंस आते हैं कुछ, है ना? हाँ तो ये स्प्रिंग वेलेंस लगा हुआ है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक लगी हुई है पुली, और पुली पे एक मास इधर है m1 और एक इधर है m2, दो मास, ठीक है? और ये जो एलिवेटर है ये G/10 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये जो एलिवेटर है ये G/10 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये मास 1.5 kg है और ये 3 kg है ना? ये 1.5 किलो है, ये 3 किलो है। अब करना क्या है? The elevator is going up with an acceleration of G/10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth also. मतलब पुली को और स्प्रिंग को लाइट माना गया है, और ये भी माना है साथ ही साथ को फ्रिक्शनलेस भी, स्मूथ, है ना? ये इसलिए माना गया है ताकि टेंशन को हम पूरे स्ट्रिंग इसमें T लिख सकें, है ना? अगर हम ये नहीं मानते ना कि स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, लाइट नहीं है, तो हम इसमें पूरे में T नहीं लिख पाते। जब भी हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है या लाइट है, ये लिखा हुआ है, तो हम फिर पूरे में जो टेंशन है उसको T लेते हैं, है ना? हर पॉइंट पे फिर जो आएगी वो T आएगी। इसका मतलब ये भी T है, ये भी T है, ये भी T है, ये भी T है। ये कितना हो जाएगा? 2T पुली के लिए 2T हो जाएगा ना, क्योंकि T इधर लग रहा है नीचे, T इधर लग रहा है ऊपर, कितना हो जाएगा? 2T। अब हमें निकालना है कि इसमें वजन कितना तो हो रहा होगा। ये जो स्प्रिंग वेलेंस है इसमें वजन कितना तो हो रहा होगा, यानी कि इसकी टेंशन 2T कैलकुलेट करनी है, क्योंकि स्प्रिंग वेलेंस जो होता है उसमें जो टेंशन होती है वही वजन से होती है ना? तो इसमें टेंशन कितनी है? 2T, तो हमें 2T कैलकुलेट करनी है। वो वेट कैसे करेंगे बताओ, कोई कैसे करेंगे?
पर्सन था वो वेट मशीन पे खड़ा हुआ है, वो नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे वो लिफ्ट नीचे आ रही थी आदमी भी नीचे आ रहा था, यानी उसका एक्सीलरेशन उसके रेस्पेक्ट में 0 था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, ये दोनों मास है ना, ये ऊपर, ये भारी है, ये नीचे हल्का है, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि इनका भी एक एक्सीलरेशन होगा, दोनों मास है। इस फ्रेम में, पुली वाले एलिवेटर फ्रेम में इनका भी एक एक्सीलरेशन है ना। तो वो जो है ना फोर्स टोटल हम यहाँ पे T = mg + ma इस तरह से लिख पाएंगे, है ना। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक भारी है एक हल्का है तो ऊपर नीचे होंगे, मोमेंट होता है ना। तो अगर हम मान लें कि इसका एक्सीलरेशन a है, ये 1.5 वाले का a, तो इस वाले का कितना होगा, ये भी यही होगा एक्सीलरेशन, ये ऊपर a एक्सीलरेशन से आ रहा है, ये a एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है लेंथ कांस्टेंट है, जितना ऊपर जाएगी उतनी नीचे आएगी, है ना। x1 = x2, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx1 = dx1/dt = dx2/dt, यानी वेलोसिटी भी सेम होगी, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सीलरेशन भी सेम आएगा, केवल डायरेक्शन का फर्क है ना। तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये वाले मास का कैंप A, इसमें फोर्स कितने लग रहे हैं। सबसे पहले ना जब भी एक्सीलरेटर फ्रेम की बात आए स्यूडो फोर्स सबसे पहले लगा लो, कहीं भूल तो नहीं जा रहा है ना। G/10 से ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो एक स्यूडो फोर्स लगेगा इसमें हर पार्टिकल पे, तो ये जो है इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा mg/10, स्यूडो फोर्स लगेगा mg/10 नीचे की डायरेक्शन। m कितना है यहाँ पे 1.5, so 1.5 g/10। और कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, टेंशन लग रही है ना, ये टेंशन लग रही है। और कौन सा फोर्स लग रहा है mg, so 1.5 g। ये 3 फोर्स है, और ये 3 फोर्स में ऐसा हो रहा है इनका इफेक्ट, ये ऊपर जा रहा है ना। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 3 में से नीचे वाले दोनों फोर्स घटा देंगे क्योंकि रिजल्टेंट हमें ऊपर की डायरेक्शन में है ना। 3 में से दोनों फोर्स नीचे वाले घटा देंगे, उसको ma के बराबर लिख देंगे, तो वो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी, है ना। तो क्या होगी इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, T - 1.5 g/10 - 1.5 g = ma, m कितना 1.5, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं स्टेप, समझ आ गया। ऐसे ही दूसरे वाले का बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। M2 में क्या हो रहा है, देखो एक तो स्यूडो फोर्स है 3g/10 है ना, mg/10 होता, m यहाँ पे 3 kg है, तो 3g/10 तो इसमें स्यूडो फोर्स हो गया नीचे की डायरेक्शन, ठीक है। एक इसका वेट लग रहा होगा 3g है ना, एक इसका ड्यू टू ग्रेविटी ये हो गया 3g, ऊपर टेंशन लग रही है T, और ये आ नीचे रहा है ना, वो ऊपर जा रहा था ये नीचे आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगी, नीचे वाले दोनों फोर्स में से T घटाएंगे और उसको ma के बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ये 3g/10 प्लस 3g माइनस T = 3a। टेंशन निकाल लोगे यहाँ से और एक्सीलरेशन निकाल लोगे, है ना। देखो घटा दो, ये T से T कैंसिल हो जाएगा, a निकल आएगा, कितना आया बताओ, कितना आया ये, हो गए। लास्ट में तुम दोनों क्या कर रहे हो, बात करते हो ना, हो गया। अच्छा
बच्चे आना नहीं था ना, 3.5 से पढ़ने एक्स्ट्रा इतने ही रहते ना जितने यहाँ पे हैं। ये कितना है 3, ये हो गया 33/10 है ना, ये हो गया 4.5a और ये हो गया 33g/10 माइनस ये कितना हो गया 1.5/10 और 1.65g। तो इसे 3.3 लिख लो, ये हो गया 1.65g। ये कितना बचा 1.65g बचेगा ना, इक्वल टू 1.65g, ये आ गया 4.5a। तो a कितना आ गया 1.65 इंटू 10/4.5 कितना आ रहा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना ही आ रहा है? हाँ 11/3 आ रहा है। ठीक है, ए निकाल लिया हमने, आधा पार्ट हो गया। अब क्या निकालना है हमें? टी निकालना है ना। टी निकाल लोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट निकल आएगा। कितना था निकालो, कितना आ रहा है? आंसर बता देता हूँ, इतना आना चाहिए। 4.4 kg आ रहा है आंसर। हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस, इसने 9.8 लेके किया होगा, हम 10 लेके कर रहे हैं। 9.8 लेके कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, हम 10 लेके कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होगा। ये समझ में आया ना कैसे करना है ना? कुछ भी नहीं है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। जिधर भी पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है उधर जितना भी फोर्स है उसमें से बाकी फोर्स को घटा देंगे, उसको ma के बराबर, तो एक्सीलरेट एक इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे पार्टिकल के लिए जो करेंगे दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, उन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा मुश्किल देखते हैं। क्या एक्सीलरेशन ऊपर है ना g/10। अरे ये तो मैंने इससे कंफ्यूज हो, एक्सीलरेशन तो g/10 ऊपर है, वो तो मैंने बस बताने के लिए लिख दिया कि इसका एक्सीलरेशन ये है। ये क्लियर है ना यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। 25 करते हैं। अच्छा 22वां भी करते हैं, ये क्वेश्चन भी आसान है, इससे आसान है, बट इसमें भी यही यूज होगा कि तुम कैसे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हो, है ना? तो बेसिक कांसेप्ट हमारा क्या है समझना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना, क्योंकि अगर वो हम कर पाते तो फिर तो इक्वेशन सॉल्व करना होगा, है ना? तो ये कुछ इस तरह का है, 0.3 kg 0.5 kg। प्रॉब्लम है
सीलिंग है, सीलिंग पे पुली बनी हुई है ना, और यहाँ पे स्टिक से दो मास लटक रहे हैं MA MB। इसका मास है 0.3 kg, इसका है 0.6 kg, है ना। और हमें कैलकुलेट पता है क्या करना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक A इन फर्स्ट 2 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ब्लॉक इन 2 सेकंड। फर्स्ट 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड में ये जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बताना है। देखो अगर ये है इस तरह से, ये पुली है, ये 2 ब्लॉक हैं, एक हल्का है एक भारी है, ये यहाँ पे रुका हुआ है ना, यानी नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम है। नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम है क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहा है, पुली कहीं मूव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक भारी है एक हल्का है, तो हल्का वाला ऊपर जाएगा, भारी वाला नीचे आएगा, है ना, और दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। एक जिस एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, दूसरा उसी एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। तो मान लो ये A एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये A एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। तो हमें बताना है कि पहले 2 सेकंड में जो A ब्लॉक था वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसलिए A निकालना पड़ेगा एक्सीलरेशन, S = हाफ AT² रख देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो इसका एक मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पहले, है ना। तो A का बनाओ पहले। A पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, टेंशन, भाई स्ट्रिंग से लटका हुआ है तो एक तो टेंशन होगी, है ना, T, और वो टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम होगी। तो एक तो ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे mg लग रहा है वेट, तो 0.3g ये तो वेट हो गया उसका, और T ये टेंशन, ये टेंशन लग रही है ऊपर, और वो जा भी ऊपर रहा है ना। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, T ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाला फोर्स घटाएंगे, उसको ma के बराबर रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, T माइनस 0.3g इक्वल्स टू 0.3 K, है ना। अच्छा दूसरे का बनाओ। दूसरे पे क्या है, 0.6g नीचे है और टेंशन T ऊपर है। इस केस में क्या हो रहा है, ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाला घटा दो, ma के बराबर रख दो। कितना हो गया, 0.6g माइनस T इक्वल टू 0.6a। जोड़ दो इन्हें, कितना हो गया, 0.3g इक्वल टू 0.9a। a कितना हो गया, हाँ g/3 आ गया। कोई हाँ कोई बोल रहे थे, 30 अपॉन हाँ कितना आ रहा है, इतना ही तो आ रहा है ना सर। रखा हुआ पूरा 3 और 9 और 2 3 तो है, एक ही बात है ना। g/3 आ गया है, 10/3, ठीक है ना। अब A पता चल गया तुम्हें किस एक्सीलरेशन से वो ऊपर जा रहा है, और वो दूसरा वाला किस एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो पहले 2 सेकंड में, S = ut + half AT², u0 है इनिशियली, S = half AT²। निकाल दो, 6.5 आ रहा हो कितना, 6.5 आ रहा है, ठीक है। और करते हैं थोड़ा, अच्छा बाकी प्रॉब्लम्स ना तुम सॉल्व करना। मैं एक ऐसा एग्जांपल ये वाला करता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल
32 हाँ 28 करो ये 12 वाला इसे कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ 12 और 28 को मैं बताता हूँ, बट ये क्योंकि ये कंसेप्ट है इसमें, इसलिए मैं 32 करता हूँ, तो उसके बाद ये 12 और ये करता हूँ, ठीक है। ये जो मैं करा रहा हूँ ये समझ में आ रहे हैं ना मुझे? यस सर। है ना? ये डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m